नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन सेंटर में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ कौन सी है। देखिए यहाँ पर पाचन ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ कौन सी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए अगर हम पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि भी पाचन में मदद करता है, यकृत भी और लार भी। तो तीनों ग्रंथि पाचक ग्रंथि कहलाती है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लार ग्रंथि की, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, लार ग्रंथि जो होती है वो आपके माउथ में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है लार ग्रंथि? माउथ में पाई जाती है। आपको याद रखना है कि लार ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? माउथ में पाई जाती है, और ये लार का उत्पादन करती है। ठीक है। अगर हम बात करें यकृत की, तो यकृत हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड किसे माना जाता है? यकृत को माना जाता है। यकृत का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको निकालने में मदद करता है, बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। ठीक है, आपका ये लीवर का फंक्शन होता है। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अग्नाशय जो होता है वो कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड पाई जाती है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। देखिए अगर अग्नाशय के बारे में हम बात करते हैं तो अग्नाशय में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये पेट के पीछे होता है। ठीक है, अग्नाशय आपका कहाँ होता है? पेट के पीछे होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि इंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। तो दो तरह के इसमें ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडोक्राइन की। देखिए इंडोक्राइन को लैंगरहैंस के आइलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? लैंगरहैंस के आइलेट्स के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है किसको? इंडोक्राइन को। ठीक है, और ये हार्मोन्स का उत्पादन करती है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का उत्पादन करती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लैंगरहैंस के आइलेट्स के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की। ठीक है, एक्सोक्राइन की बात करें तो जो आपका एक्सोक्राइन होता है वो एंजाइम का निर्माण करती है। याद रखिएगा, इंडो हार्मोन्स का निर्माण करती है, और जो आपका एक्सो होता है वो एंजाइम का। ठीक है, क्या एंजाइम का निर्माण करती है? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं एक्सोक्राइन में? आपको बताना है। एक होता है आपका अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है डेल्टा, और एक होता है एफ सेल्स। 4 टाइप्स के इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है भाई? अल्फा। अल्फा जो होता है, ठीक है, वो जो अल्फा सेल्स होता है वो अल्फा सेल्स जो होता है वो ग्लूकागॉन, याद रखिएगा, अल्फा सेल्स जो होता है वो ग्लूकागॉन का निर्माण करता है। ठीक है, किसका? ग्लूकागॉन हार्मोन्स का। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं बीटा सेल्स की, ठीक है, बीटा सेल्स की बात करते हैं तो जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? बीटा जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। डेल्टा की बात करते हैं अगर हम लोग, तो डेल्टा कोशिका में आपको याद रखना है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, डेल्टा जो सेल्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है? आपको बताना है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट करती है। अब बचा एफ कोशिका। जो एफ कोशिका होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन करती है। ठीक है, जो एफ सेल्स होता है वो पैंक्रिएटिक यानी अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन कौन करती है? एफ कोशिका करती है। तो 4 टाइप्स के सेल्स आपके होते हैं। ठीक है, किसमें? इंडोक्राइन में।
उसके अलावा देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो मैंने आपको बताया इंडोक्राइन के बारे में डिटेल्स में बता दिया। एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन को एशनर सेल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सोक्राइन को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है एशनर। और इंडोक्राइन को अगर पूछा जाए तो लैंगरहैंस के आइलेट्स के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो सीधी सी बात है कि मुख से ही शुरू होगा। सबसे पहले खाना हम लोग कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। देखिए मानव पाचन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है कि मानव पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। तो आपको बताना है छोटी आंत में संपन्न। ठीक है, छोटी आंत में संपन्न होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें छोटी आंत बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे भाई कितनी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो सबसे पहले छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर होती है, या फिर अगर आपसे फिट में पूछा जाए तो 20 से 23 फिट होती है। ठीक है, 20 से 23 फिट लंबी होती है। वहीं पर हम बड़ी आंत की बात करें तो आपको याद रखना है बड़ी जो आंत होती है वो 1.5 मीटर होती है, या फिर फिट में बात करें तो 5 फीट आपकी बड़ी आंत होती है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आता है अमाशय। यहाँ पे अमाशय के बारे में बात करें तो अमाशय पेट छोटी आंत से पहले आता है और ये भोजन को पचाने के लिए एक थैलीनुमा की तरह काम करता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है आपको मैं बताने वाली हूँ, 8 होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ पीएच वैल्यू की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। दूध की पूछी जाए आपसे मिल्क की कितनी होती है, तो मिल्क की आप क्या बताएंगे, 6.4 बताएंगे। ठीक है, सिरका की पूछी जाए, ठीक है सिरका की पूछी जाए तो आप लोग क्या बताओगे भाई, सिरका का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आपको बताना है कि भोजन को अम्लता प्रदान करता है, ये भी राइट है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है, ये बिल्कुल राइट है। और ये प्रोपेप्सिन को प्रेप्सिन में बदलने का काम करता है, क्या ये भी राइट है। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनेमल से संबंधित कथन गलत कौन सा है। देखिए इनेमल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इनेमल से संबंधित कथन कौन सा गलत है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि यह एक प्रोटीन नहीं है, इनेमल प्रोटीन नहीं होता। हाँ, इनेमल एक प्रकार का ऊतक है, ये कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है और सबसे कठोर भाग होता है, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन एक प्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मानव रोग यकृत अंग से संबंधित है। देखिए यकृत अंग से संबंधित की यहाँ पे बात की जा रही है कि यकृत अंग से संबंधित कौन सा रोग है, तो आपको बताना है राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि पीलिया जॉइंडिस। ठीक है, पीलिया को इंग्लिश में जॉइंडिस कहा जाता है। देखिए जो पीलिया रोग होता है, ठीक है, वो यकृत को ग्रसित करता है, आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज़ आपको याद रख लेना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ भाई, देखिए पोलियो की खोज किसने की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पोलियो की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है जोनास साल्क ने। किसने, जोनास साल्क नामक के साइंटिस्ट थे। और अल्बर्ट साबिन, क्या, अल्बर्ट साबिन, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, पोलियो की खोज की थी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टिटनेस की खोज किसने की थी,
ठीक है। तो टिटनेस की खोज की जब बात आती है तो आपको बता देना है क्या, इमिल, ठीक है, इमिल बेहरिंग, क्या बताएंगे, इमिल बेहरिंग ने टिटनेस की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तापेदिक, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं यानी कि टीबी के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है अल्बर्ट, यहाँ भी आ गए थे, ठीक है, अल्बर्ट यहाँ भी आ गए थे, अल्बर्ट ने की थी, अल्बर्ट कैलमेट, ठीक है, अल्बर्ट कैलमेट ने की थी, किसने की थी भाई, अल्बर्ट कैलमेट ने की थी, किसकी खोज, तापेदिक की खोज की थी, ठीक है। और बात करते हैं हम किसके बारे में, पीलिया की, ठीक है, पीलिया की खोज किसने की थी, ठीक है। तो अगर पीलिया की बात यहाँ पे की जा रही है आपसे, तो आपको क्या बता देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीलिया क्या होता है। देखिए, पीलिया एक हेपेटाइटिस के लिए कोई एकल टीका नहीं होता, लेकिन विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए अलग अलग टीके मौजूद होते हैं इसमें, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये टीके लगवाने पड़ते हैं। अगर आपको पीलिया जैसे डिसीज़ हो गए, ठीक है, तो पीलिया होता क्यों है, जब आपके ब्लड में यानी कि आरबीसीज में बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसकी मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको पीलिया हो जाता है, जिसमें आपके आँख येलो दिखने लगते हैं, नेल्स येलो दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके येलो दिखने लगते हैं क्योंकि उसमें आरबीसी कम होने लगता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। टिटनेस की खोज इमिल बेहरिंग ने की थी, तापेदिक ट्यूबरक्लोसिस की खोज अल्बर्ट कैलमेट ने की थी, ठीक है। पीलिया की खोज की बात करें तो पीलिया के टीके की खोज 1990 में हुई थी। कब भाई, 1990 में पीलिया की खोज हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दांत के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल है। देखिए, दांत के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये दांत में संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत से संबंधित कौन सा कथन नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि दांत से संबंधित कौन सा कथन नहीं है, तो मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या क्या 32 होती है। कृंतक रत्नक दांत का क्या 8 और 4 होता है, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था। अग्र चवर्णक और चवर्णक का क्या 8 और 12 होता है। उपयुक्त तीनों में से कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो सही कौन सा है भाई, आप कहोगे मैम ऑप्शन डी सही है, इसका मतलब कि तीनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कौन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव अग्नाशय करता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है। कृंतक होते हैं, कौन सा, कृंतक, एक मिनट, फर्स्ट आपका होता है कृंतक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिजर्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका रदनक, रदनक, इसको हम बोलते हैं कैनन्स, कैनिन्स। तीसरा होता है चवर्णक, तीसरा होता है चवर्णक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स। और चौथा होता है चवर्णक, ठीक है, चौथा होता है चवर्णक, जिसको बोलते हैं मोलर्स। तो 4 प्रकार के होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन चारों प्रकार के बारे में, तो कृंतक का काम होता है काटने और कुतरने का। रत्नक का काम क्या होता है, फाड़ने के लिए, जैसे मांस को फाड़ना हो। अग्रचवर्णक का काम होता है क्या, अग्रचवर्णक मतलब क्या, अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स, चबाने और पीसने का। और चवर्णक का काम केवल क्या होता है, पीसने का और चबाने का, दोनों का होता है। ये दोनों का कार्य सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से करते हैं।
देखिए भोजन की पाचन की शुरुआत मुख से होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? ठीक है, देखिए न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? सबसे पहले इसका आंसर आप लोग को बताना है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, तो आपको बताना है 3 नियम दिए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो देखिए जड़त्व की बात करें तो जड़त्व जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अल्प अवधि के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? देखिए जो अल्प अवधि के लिए कार्य करता है उस बल को हम क्या कहते हैं? आवेग बल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति बढ़ने पर घर्षण के मान में क्या परिवर्तन होता है? भाई जब गति बढ़ता है, ठीक है, तो घर्षण के मान पर क्या परिवर्तन होता है? तो घर्षण के मान पर भाई क्या हो जाता है? घर्षण बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे आप लोग? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? देखिए गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैलीलियो की, तो गैलीलियो जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं दूरबीन की खोज की थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, उन्होंने दूरबीन की खोज तो नहीं की थी, लेकिन हाँ खगोलिक विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी। ठीक है, दूरबीन का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण खगोलीय खोजें की थी, जैसे कि बृहस्पति के चंद्रमाओं की सतह की, सूर्य के धब्बों की, शुक्र के चरणों की, इन सभी की खोज की थी। उन्होंने दूरबीन को और अधिक शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। सिर्फ अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। कैप्लर ने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो कैप्लर की बात करो तो ग्रहों के गति के नियमों की खोज कैप्लर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके 3 नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बता दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि न्यूटन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोई वस्तु तब तक स्थिर पर या एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? मैंने बताया कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, क्या पूछा गया है? जब कोई वस्तु तक स्थिर एक समान गति में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, तो ये न्यूटन का कौन सा बल हो सकता है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण बताइए। देखिए तृतीय नियम के बाद अगर हम करते हैं तो आपको बताना है, जैसे कि पानी में तैरना, रॉकेट का उड़ना, नाव से उतरते समय नाव के पीछे हटना, ये सारे नियम कौन से हैं? न्यूटन के तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए जो नर हार्मोन्स होते हैं, नर यानी कि जो आपका, ठीक है, हाँ एक मिनट इसको थोड़ा हटा दीजिए। ठीक है, देखिए नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आपको बताना है वृषण से होती है। ठीक है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जिन्हें इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होती है? बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम हिंदी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ाइए। तो आपको बता दिया जाए कि ये आपकी जो क्लासेस है वो 30 सीरीज़ है। ठीक है, और जो भी आगे क्लासेस आएगी हिस्ट्री की, ठीक है, उसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सारी क्लासेस तो अपलोड हो चुकी है, इसलिए इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नर हार्मोन्स की उत्पत्ति के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या बताया है भाई? आपको बताया राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि वृषण। ठीक है, ठीक है, देखिए वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टेस्टिस बोलते हैं, याद रखिएगा, टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि मेल हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपको बता देना है टेस्टिस से, यानी वृषण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय की अंदरूनी यानी कि अंदर वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो गर्भाशय की जो सबसे पहले तो हम बाहरी परत की बात कर ले रहे हैं।
देखिए बाहरी परत जो होती है वो उसे आप क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, याद रखिएगा, पेरीमेट्रियम कहा जाता है बाहरी परत को। और अंदर की परत को हम क्या कहते हैं, जो अंदरूनी परत होती है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पेरीमेट्रियम गर्भाशय की सुरक्षात्मक परत होती है, और जबकि इंडोमेट्रियम जो होती है वो गर्भाशय की परत है जो हर महीने मासिक धर्म के दौरान गिरती है और गर्भाशय के दौरान भ्रूण में संवर्धन करने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। अभी आपसे क्वेश्चन में अंदरूनी परत पूछा है, अब बाहरी परत पूछ रहा है, तो आपका आंसर तो मैंने आपको बता दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्तन का निर्माण किससे होता है। देखिए स्तन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो आपको बताना है स्तन का निर्माण ग्रंथि और वसायुक्त ऊतक से होता है, यानी कि ग्लैंड और टिश्यू से मिलकर स्तन का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो कौन से अम्ल का निर्माण करती है, तो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, कौन से ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप सोच रहे हैं ये पोस्टेट ग्रंथि कौन सी होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पोस्टेट ग्रंथि को ही हम पीयूष ग्लैंड बोलते हैं, इसी को हम पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, सारी इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इसी को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे होता है, ये आपके ब्रेन में होता है, मटर के दाने की संरचना होती है आपके ब्रेन में होता है। ठीक है, या कई अन्य अंतःस्रावी यानी कि इंडो ग्लैंड होती है उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्राव किस में प्रवेश करते हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो होने वाले स्राव होते हैं वो किस में आकर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है मूत्र नली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद आ गया होगा क्या कि क्या याद आ गया कि प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, है ना, कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको बता देना है क्या, DHT। ठीक है, DHT हार्मोन्स का नाम है। कौन से हार्मोन्स का नाम है, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, इसे हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या है, तो आपको बताना टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये जो हार्मोन्स होता है ना वो प्रोस्टेट ग्रंथि रिलीज करता है। याद रखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, तो आपको बता देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्टेरोन होता है, ट्रोन नहीं होता। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा उसके अलावा ठीक है, जैसे ये जो हार्मोन्स होता है वो पुरुष हार्मोन्स होता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, ये मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी होती है। ठीक है, अंडे पर पाई जाने वाली जो द्वितीयक झिल्ली होती है वो कोरोना रेडिएटा होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में पाया जाता है। देखिए शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म अस्थायी रूप से किस में पाया जाता है, तो आपको बताना है जो आपका स्पर्म सेल्स होता है वो अधिवृषण, किसमें, अधिवृषण में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अधिवृषण में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में यौन हार्मोन्स कौन सा होता है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि पुरुष में यौन हार्मोन्स, तो अभी मैंने आपको एक हार्मोन्स बताया था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, तो यौन हार्मोन जो पुरुष में होता है
वो ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष। ठीक है, ये हार्मोन्स को पुरुष में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मेल में हार्मोन्स कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल में हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपको क्या बता देना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो, सही है, सही है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। और मैंने बताया फीमेल में कौन सा होता है, तो आपको बताना है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये महिलाओं में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्राणु वृषण से बाहर किस मार्ग से आते हैं। देखिए जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण किस मार्ग से आते हैं, आपको बताना है क्या, ऑप्शन सी यानी कि शुक्रवाहिका से। ठीक है, शुक्रवाहिका से बाहर आते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में यानी कि मादा मतलब फीमेल, फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं। देखिए जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं, तो आपको बताना है एस्ट्रोजन से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है, तो सबसे पहले कौन सी कोशिका आएगी, शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक है, शुक्राणु जनन कोशिका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा जनन कोशिका एक बार में कितने अंडाणु बनाते हैं। ठीक है, जो एक फीमेल जनन कोशिका होती है, ठीक है, वो कितने, एक बार में कितने अंडाणु, कितने ओवरी बनाती है। ठीक है, तो आपको बताना है एक, ओनली एक। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा का गर्भकाल कितना होता है। देखिए जो मानव मादा का गर्भकाल होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, आपको बताना है 9 महीने का। सभी को पता है 9 महीने का होता है, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुक्रवाहिनी को काट देने से क्या होगा। अगर आप शुक्रवाहिनी को काट देते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। ठीक है, तो अब देखिए आपको याद रखना है कि शुक्राणु वाहिना यानी कि यूरेथ्रा को अगर आप काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी, यानी कि जो शुक्राणु होता है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, नहीं रहेगा, शुक्राणु रहित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्पर्म रहित हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक जनन कौन से होते हैं। देखिए मादा में जो द्वितीयक लैंगिक जनन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको बताना है स्तन का आकार, आवाज़ की पतली होना, मासिक चक्र, ये कॉमन सा लक्षण है। हाँ, तो इसके लक्षण यही है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वृषण कोष को क्या कार्य है। देखिए वृषण कोष का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है क्या, वृषण का तापमान समान रखना, वृषण के टेम्परेचर को समान रखने का काम कौन करता है, वृषण कोष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंजडासन का कार्य क्या होता है। देखिए अपरा की हम बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती और मैं 2 कॉपी हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपको शायद प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए हिंदी वर्ड को भी जानने का। ठीक है, अपरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अपरा की, ठीक है, एक मिनट, अपरा की बात करें, देखिए प्लेसेंटा, ठीक है, याद रखिएगा प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। प्लेसेंटा का कार्य होता है क्या, कई हार्मोन्स का उत्पादन करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति देना, ये सारा काम किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। देखिए प्राथमिक जनन अंग तो सबसे पहले आपको बता देना है वृषण। ठीक है, वृषण जो होता है वो प्राथमिक जनन अंग होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन्स को स्रावित करता है। देखिए कार्पस ल्यूटियम की बात की जाए तो आपको बताना है ये कौन से हार्मोन्स को स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुरुष का प्राथमिक यौन कौन सा है। देखिए प्राथमिक यौन की अगर हम बात करें तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन बी, शुक्राणु। ये पुरुष का यानी कि मेल का प्राथमिक क्या है, यौन अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मासिक धर्म यानी पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है। देखिए मासिक धर्म की बात करें तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है जो मासिक धर्म होता है लेडीज़ों को पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो योनि में जो रक्त बहता है वो किसके कारण होता है, ठीक है, किसके कारण बहता है। तो आपको बताना है गर्भाशय की परत टूटने से, ठीक है। जब गर्भाशय की परत टूटती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन या 5 दिन, ठीक है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए नर हार्मोन्स की उत्पत्ति की बात की जाए तो आपको बताना है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो किस में पाया जाता है। आपको बताना है वीर में, ठीक है, ये वीर में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है। देखिए मैक्सिमम जो गर्भाशय का वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैम कब से आप मुझे रिप्रोडक्शन वाला ही पार्ट क्यों पढ़ा रही हो। मेरी प्यारी स्टूडेंट, मैं बहुत सारे सेट लेकर आई हूँ जिसमें रिप्रोडक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं लेकर आई थी, ठीक है। 1-2 हो गया होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेकर आई, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली ये लास्ट स्टेज में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बता रही हूँ जिससे कि आपका अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए एक सीरीज़ में मैं आपको रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा अंडे किस में बनते हैं। देखिए जो मादा अंडे होते हैं यानी कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंडे होते हैं वो किस में बनते हैं। आपको बताना है ओवरी यानी कि अंडाशय में बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए जब नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो वो गैमेट्स बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो युग्मनज, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट सेल्स, यानी कि वो गैमेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, चलिए आइए देखते हैं। 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरुआत हो जाती है। जब शुरू होता है तो रजोदर्शन, उसे रजोदर्शन कहा जाता है। जब बंद हो जाता है उसे हम रजोनिवृत्ति यानी कि 50 से 55 वर्ष में होता है, या उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। 13 से 14 वर्ष की आयु में ये शुरुआत हो जाते हैं पीरियड्स, और जब शुरू होता है उसे रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। जब बंद हो जाता है उसे रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं, जो 50 से 55 वर्ष की एज में क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है, आपको बताना है दुर्बल क्षार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ डिस्कवर्ड के बारे में बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवर्ड है जो आपको भी याद रख लेना है, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। भाप इंजन की खोजकर्ता जेम्स स्टुअर्ट थे। रेल इंजन की खोजकर्ता कौन थे, जॉर्ज स्टीफेंसन। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने दूरबीन से बहुत कुछ खोजा था, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें दूरबीन की खोजकर्ता ही माना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डीएनए का द्विकुंडली संरचना जो था उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि ये डीएनए का द्विकुंडली मॉडल संरचना है, ठीक है, तो इन्होंने खोजकर्ता की थी। ऑक्सीजन की खोज जेफ प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। थर्मस फ्लक्स की खोज डेवार ने की थी। और टेली प्रिंटर की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है एमिल वैन डॉट और जॉन जॉर्ज ने, इन्होंने टेली प्रिंटर की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है क्या, किसको बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ये मैंने बताया है आपको, ये मैंने आपको बताया है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ।
मैग्नीशियम नाम सुना है सब लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा। इसको आरामदायक खनिज कहा जाता है, रिलैक्सिंग मिनरल्स कहा जाता है, क्योंकि ये मांसपेशियों में तंत्रिकाओं के समान कामकाज, हड्डियों के स्वस्थ और उसको रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आरामदायक खनिज कहा जाता है, रिलैक्सिंग मिनरल्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपका ये है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या, मैग्नीशिया का दूध हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये है क्या, तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट दुर्बल क्षार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप सभी को इसका आंसर देना है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर हमें बताएंगे? मैंने जो आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर, इस क्वेश्चंस को पूरा देखे होंगे, सीरीज़ को पूरा देखे होंगे, एक भी क्वेश्चन उनका छूटा नहीं होगा, सारे सीरीज़ को कंप्लीट करने में लगे होंगे। तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ज़ोरों से करिए। और अब आपकी जो क्लासेस चलेगी, इस क्लास के बाद हिस्ट्री की क्लासेस चलेगी। मैंने आपको 30 सीरीज़ कराया है साइंस का, जो जहाँ पर मैंने आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर सीरीज़ कराया है। कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बीच बीच में मैं साइंस का सीरीज़ लाती रहूँगी, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप 30 सीरीज़ को देख लेते हैं तो उम्मीद करिए कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। उससे पहले हम आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी उसे देखना मत भूलिएगा।